हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग दोस्तों इसमें देखने वाले हैं पॉलिटी के अंदर आर्टिकल 32, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी सवाल बनते हैं। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपकी क्लासेस जो है रेगुलर अप होंगी, मंडे टू सैटरडे। मतलब 6 डेज आपकी क्लासेस चलेंगी 11 to 12, है ना। और बाय मार्च एंड तक हम लोग पूरे पॉलिटी को, इंटायर पॉलिटी को हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। आर्टिकल 29 हम लोग देख रहे थे। आर्टिकल 29 क्या कहता है ना। आगे हम लोग बात करते हैं। और ये आर्टिकल 29 क्या कहता है समझते हैं। ये राइट टू माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, यानी अल्पसंख्यकों के अधिकार से रिलेटेड है। और आपको मैंने बताया कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक वर्ड की कहीं पर कोई परिभाषा नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ड को कहीं पर कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो अल्पसंख्यकों की पहचान करता है किस आधार पर? दो ग्राउंड पर। एक, अगर किसी भाषा को बोलने वाले लोग कम हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाएंगे? वो भाषाई अल्पसंख्यक कहलाएंगे। और अगर कोई धर्म, किसी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम है तो वो क्या? आपके रिलीजियस माइनॉरिटीज कहलाएंगे, यानी धार्मिक अल्पसंख्यक कहलाएंगे। यानी कि हमारे देश के अंदर जो संविधान पहचान करता है वो दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की पहचान करता है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की। ये जो अधिकार है ये किसे? भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिकल 29 कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। यहां पर देखिए क्या है लिखा हुआ? सिटीजन यानी नागरिक। इसका मतलब क्या? आर्टिकल 29 इज ओनली अवेलेबल टू हुम? ओनली अवेलेबल टू सिटीजन। ये नॉन सिटीजन को अवेलेबल नहीं है। यानी कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विच हैव इट्स ओन कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट have right have right to preserve it, have right to preserve it and agitate for it। मतलब क्या है सर इसका? भारत के अंदर यानी नागरिकों का कोई समूह जिसका अपना कोई संस्कृति, भाषा या लिपि हो, भाषा या लिपि हो, उसको संरक्षित रखने का अधिकार होगा। उसको संरक्षित रखने का अधिकार होगा। ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कोई भारत के अंदर कोई सेक्शन ऑफ सिटीजन है, कोई नागरिकों का ऐसा समूह है, उसकी अपनी संस्कृति है, उसकी अपनी भाषा है, उसकी अपनी लिपि है। ठीक। जैसे मान लेते हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। वहां पर क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि नॉर्मली आप क्या करते हो, किसी लड़की को उसके घर से उठा करके आप उससे शादी कर लेते हो तो उसे किडनैपिंग माना जाता है ना। लेकिन कुछ ट्राइब्स हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर कि क्या होता है, विवाह, जो उनका कल्चर है कि वो क्या करता है, लड़की को उठाते हैं, लड़की को मतलब उसके घर से जाएंगे और उसके घर से किडनैप करेंगे, अपहरण करेंगे उसका, और फिर उससे क्या करेंगे, शादी करेंगे। तो क्या वहां पर ये जो है ना, उनको ये अधिकार है, उनके ऊपर वो कानून, फिर उनके ऊपर वो नहीं माना जाएगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपहरण नहीं माना जाएगा, वो किडनैपिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उनका कल्चर है, उनको उस कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार है। इसी तरह दोस्तों याद रखिएगा, कुछ टाइप्स ऐसे हैं जहां पर क्या होता है कि लड़की
लड़की क्या है, लड़के के यहाँ जाती है, लड़के के यहाँ रहेगी, लड़के के मनाएगी लड़के को, लड़के के माँ बाप को मनाएगी लड़के को, लड़के के माँ बाप को, पहले उसके यहाँ शादी से पहले जाकर रहेगी, मतलब जो वर्तमान में अभी नॉर्मल में जो लिव इन रिलेशनशिप जैसे हम लोग बोलते हैं, है ना, ठीक है। हाँ, लड़की को मान्य होना चाहिए डेफिनेटली, है ना, ऐसा नहीं है अमान्य नहीं हो, फिर भी ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि लड़की पहले ही से ही क्या करती है, लिव इन में जाकर रहती है, घर वालों के साथ रहती है और लड़के को मनाती है, लड़के को माँ बाप को मनाती है, और जब तैयार होते हैं फिर वो शादी करते हैं, है ना। तो ये उनका एक कल्चर, ठीक है। तो उसमें मतलब उसको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको वो प्रिजर्व कर सकते हैं। कई ट्राइब्स ऐसे हैं, कई ट्राइब्स ऐसे हैं जिसमें कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति, उसके मदर इन लॉ का डेथ हो जाता है, सॉरी मदर इन लॉ नहीं, उनके अगर उसके फादर इन लॉ का डेथ हो जाता है, ऐसा, अरे श्रेया हमारे देश का कल्चर इतना रिच है ना, इतना डाइवर्स है, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, है ना, नागालैंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं वहां पर ऐसी परंपराएं हैं, ऐसे कल्चर्स है। याद रखिएगा, ऐसे ट्राइब है, नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा भी ट्राइब है जहां पर क्या होता है, अगर किसी के फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है, मतलब ससुर, जो लड़की का जो वाइफ है, वाइफ के पिता का अगर डेथ हो जाता है, तो जो दामाद है वो क्या करता है, अपनी सासू मां से शादी करता है, यानी जो सन इन लॉ है वो क्या करता है, अपने मदर इन लॉ से शादी करता है। वो उनका कल्चर है, वो उनका ट्राइब, वो उनका कल्चर है। याद रखिएगा दोस्तों, तो याद रखेंगे जब हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर ऐसा कोई सेक्शन ऑफ सिटीजन जिसका अपना कल्चर है, जिसका अपना लैंग्वेज है, जिसका अपना स्क्रिप्ट है, अपनी लिपि है, वो उसको क्या कर सकता है, प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं, है ना, क्लियर है। उसको मतलब संरक्षित करने के लिए एजिटेट भी कर सकते हैं, यानी कि विद्रोह भी कर मतलब संघर्ष भी कर सकते हैं इसके लिए, है ना, क्लियर है पॉइंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे चलें। बिल्कुल, कई सारे ट्राइब्स हैं, कभी ट्राइबल उसको हिस्ट्री को पढ़िए, है ना श्वेता, कई सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, उनका कल्चर बहुत डाइवर्स है, कई सारी अलग अलग तरह की परंपराएं हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में आपको इतना याद रखना है ना, आर्टिकल 30, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आर्टिकल 30 क्या कहता है दोस्तों, राइट ऑफ माइनॉरिटीज to establish and administer educational institution. Article 30, right of minorities, right of minorities to establish and administer religious administer educational institution। याद रखिएगा, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान को स्थापित करने, तथा उसका प्रबंधन का अधिकार, स्थापित करने तथा इसके प्रबंधन का अधिकार। और इस आर्टिकल 30 के बारे में याद रखिएगा, ये जो आर्टिकल 30 है इसे मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशनल राइट, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशनल राइट, यानी कि शैक्षिक अधिकार का, इसे शैक्षिक अधिकार का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, शैक्षिक अधिकार का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। आपसे यह सवाल अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज ऑल्सो नोन एज एजुकेशन, मतलब मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशनल राइट, है ना।
नहीं, बिहार में तो ये बात आम है विनोद जी, पकड़ुआ विवाह, है ना। वहां पर तो पहले, अब तो चलिए बहुत कम हो गया, है ना। पहले तो वहां पर सामान्य बात थी। जब कोई लड़का शादी के लायक हो जाता था तो कहते थे घर से मत निकलो, है ना। और खास करके अगर सरकारी नौकरी में हो तो बोलता तुमको घर से निकलना ही नहीं है। आज से 20 साल पहले की बात करें तो, है ना, आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो बताइए, फिर हम चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मतलब ये देखिए सिंपल है ना। ये सिंपल क्या है कि माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है ना, उनको क्या है, अपना शिक्षण संस्थान को स्थापित करने का और उसको प्रबंधन का अधिकार है। इसके अंदर 2 क्लाउजेस हैं, हाँ, उन 2 क्लाउजेस को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 30 क्लाउज 1। आर्टिकल 30 क्लाउज 1 ये कहता है कि religious and religious and linguistic minorities, religious and linguistic minorities have right to establish and administer educational institution। समझिएगा, यानी कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को कैसे, धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान को स्थापित करने, शिक्षण संस्थान को स्थापित करने तथा उसके प्रबंधन का अधिकार होगा, तथा उसके प्रबंधन का अधिकार होगा, तथा उसके प्रबंधन का क्या होगा, अधिकार होगा। समझिए, यानी कि जो रिलीजियस और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उनको यह अधिकार है कि वो शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सके अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, अपने जो भी लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए बुद्धिस्ट में एक लैंग्वेज है पाली भाषा, या मान लीजिए जैन में भाषा है कोई जैन की भाषा है ना, प्रकृत। ऐसा अगर कोई उसको उनको कंजर्व करना है तो उसके लिए रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अधिकार है कि वो शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सके। ठीक, लेकिन सवाल ये उठता है, सर व्हाट इज द बेनिफिट, अगर कोई शिक्षण संस्थान को स्थापित करता है कोई रिलीजियस या लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो उसको क्या बेनिफिट होगा, उसको क्या फायदा होगा इससे। तो दोस्तों याद रखिएगा, उससे 2 फायदा होता है। एक फायदा यह होता है कि जो आपका आर्टिकल 15 क्लाउज 5 है, आर्टिकल 15 क्लाउज 5 इन संस्थान पर लागू नहीं होगा। सबसे पहला फायदा, इन संस्थान पर लागू नहीं होता। कहेंगे सर आर्टिकल 15 क्लाउज 5 क्या है सर? आर्टिकल 15 क्लाउज 5 में यह कहा गया है कि जो शिक्षण संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान के एडमिशन में, प्रवेश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण मिलेगा, यानी कि SC, ST, OBC इनको क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। कहां पर? शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में भी, एडमिशन में भी। लेकिन जो आर्टिकल 30 के तहत अगर मान लीजिए किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक ने किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना करी है, मान लीजिए कोई ऐसे सेंट स्टीफन कॉलेज है जो कि ईसाइयों के द्वारा स्थापित किया गया है, मान लीजिए जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा स्थापित किया गया है
है ना, जो भाषाई या अगर धार्मिक अल्पसंख्यक उनके द्वारा अगर कोई शिक्षण संस्थान बनाया जाता है तो उन संस्थानों पर यह आपका लागू नहीं होता। ठीक है, यानी जो आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 5 वहां पर एडमिशन में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को। साथ ही साथ दूसरा फायदा क्या होता है, दूसरा फायदा इसका होता है कि याद रखिएगा, इन संस्थानों में 50% तक सीट, 50% तक सीट अपने समुदाय के लिए रिजर्व कर सकते हैं, अपने समुदाय के लिए रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि आरक्षित कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा अगर किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है, जैसे मान लीजिए जामिया मिलिया इस्लामिया, वहां पर क्या होगा, वहां पर जो आपका 50% सीट है, हो सकता है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्व रहे। मान लीजिए किसी ईसाई के द्वारा अगर ईसाई ने कोई मेडिकल कॉलेज या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, वहां पर 50% सीट हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, क्रिश्चियन के लिए ही क्या हो, रिजर्व। अप टू 50% से ज्यादा रिजर्व नहीं कर सकती। 50% जो सीट है वो उसी के लिए रिजर्व रहेगी, उसी समुदाय के लिए रिजर्व रहेगी। क्लियर है पॉइंट। ये दोनों बेनिफिट मिलता है किसको, अगर कोई रिलीजियस या भाषाई यानी कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक के द्वारा अगर किसी भी शिक्षण संस्थान का स्थापना किया जाता है, तो एक तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 यहां पर लागू नहीं होता, और दूसरा ये अपने कम्युनिटी के लिए 50% तक सीट क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर। चलिए, तो इतना आप लोग लिखिए, फिर चलते हैं आर्टिकल 30 क्लॉज 2 की बात करेंगे। फिर हम लोग आएंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 30 और आर्टिकल 30 क्लाउज 1 में क्या आर्टिकल 30 क्लाउज 1 जो है वो 30 से बाहर है अनु, नहीं है ना। आर्टिकल 30 सिंपली टॉक्स अबाउट, आर्टिकल 30 ने सिंपल बोल दिया कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसी को क्लाउज 1 में थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया गया, कैसे माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, दैट्स इट, यही अंतर है ना। बायलॉ का मतलब होता है उप कानून, श्रद्धा जी, किसी कानून का सब पार्ट, है ना, किसी कानून का सब सेक्शन, है ना, उसको बोलते हैं बायलॉ। इसे सब क्रिश्चियन नहीं रिजर्व कर सकते हैं क्या, सब क्रिश्चियन, मैं समझ नहीं रहा हूं आफ्ताब क्या बोलना चाह रहे हैं आप, क्वेश्चन मैं आपका समझ नहीं रहा हूं। श्रद्धा क्लियर है तुम्हारा डाउट, और किसी का कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आर्टिकल 30 क्लाउज 2 की बात करेंगे, पहले आप इतना लिख लीजिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद, सर अगर सीट एम्प्टी हो तो कोई और में सीट नहीं जा सकता है सर, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है राहुल, है ना, कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो करना चाहते हैं तो करेंगे, नहीं करना चाहते हैं नहीं करेंगे, उनके ऊपर है। मैग्ना कार्टा मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, किसी भी मतलब बुक का मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको बोलते हैं कि ये चैप्टर जो है ना मैग्ना कार्टा है, क्योंकि इससे बहुत सवाल बनते हैं एग्जाम में। इसी तरह हमारे संविधान का सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। और दोस्तों शिक्षा के अधिकारों में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्या, जो आर्टिकल 30 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशनल राइट। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए, नहीं 100% नहीं कर सकते हैं, है ना, 100% नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 50% तक कर सकते हैं मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद आर्टिकल 30 क्लाउज 2। आर्टिकल 30 क्लाउज 2 क्या कहता है, याद रखिएगा, ये कहता है कि राज्य शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय, ध्यान से समझिएगा, राज्य शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय राज्य शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय
इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक के द्वारा चलाया जा रहा है। धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक के द्वारा चलाया जा रहा है, अल्पसंख्यक के द्वारा चलाया जा रहा है। मतलब इसका समझिएगा कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट इंग्लिश में लिख लीजिएगा, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट विथ any educational institution in giving aid, state will not discriminate with any educational institution in giving aid on the basis of these institutions are managed by religious or linguistic minorities. These institutions are managed by religious or linguistic minorities. सर आर्टिकल 28 फुल्ली मैनेज्ड बाय रिलीजियस कम्युनिटी भी लागू होगा ना? देखिए आर्टिकल 28 जो है, जो फुल्ली मैनेज्ड बाय रिलीजियस कम्युनिटी है, जो कि किसी पर्टिकुलर धार्मिक समुदाय के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें राज्य ना तो फंडिंग कर रही है, ना ही मैनेज कर रही है उसे, ना ही राज्य ने उसे राज्य के द्वारा रिकॉग्नाइज है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, वहां पर आपका जो है धार्मिक शिक्षा दी भी जा सकती है और उसमें मतलब शामिल होना बाध्य भी बनाया जा सकता है, ठीक है सौरभ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी पढ़ेंगे हम लोग, आर्टिकल 32। अब ये देखिए क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि राज्य क्या करती है, मतलब देश या मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, पैसे देती है ताकि वो चल सके, काम कर सके, एड प्रोवाइड करती है, एड देती है। तो याद रखिएगा ये क्या होता है कि जब मान लीजिए कि राज्य एड दे रही है, सहायता दे रही है किसी सभी संस्थानों को, और उसमें मान लीजिए कोई भाषाई अल्पसंख्यक के द्वारा जो संस्थान है वो भी गया सहायता लेने और उसको सहायता नहीं दिया गया, यार मान लीजिए धार्मिक अल्पसंख्यक के द्वारा चलाया गया कोई संस्थान है, उसको सहायता नहीं दिया गया कि नहीं ये किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के द्वारा चलाया जा रहा है। ये आर्टिकल 30 क्लाउज 2 कहता है कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकती है कि इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है किसी भी शिक्षण संस्थान को सहायता प्रदान करते समय कि यह किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक के द्वारा चलाया जा रहा है। मान लीजिए कि डीयू में पैसा खर्च कर रही है सरकार, है ना, बहुत पैसा दे रही है डीयू को, बीएचयू को, और जो इंस्टीट्यूशन है और जो भी मतलब है उसको बहुत पैसा दे रही है, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया उसको पैसा नहीं दे रही है। मान लीजिए एएमयू है, उसको पैसा नहीं दे रही है, ठीक है। इधर सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, उसको पैसा नहीं दे रही है, ऐसा नहीं कर सकती है। यह आर्टिकल 30 क्लाउज 2 कहता है कि इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। क्लियर? आगे चला हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। तो यह था दोस्तों आर्टिकल 30। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 32, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चला हम लोग। चलिए अब आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं और कल हमारा फंडामेंटल राइट टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, परसों हम लोग डीपीएसपी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 32 कहेंगे सर आर्टिकल 31 कहां गया? व्हाट अबाउट आर्टिकल 31? आर्टिकल 31 जो है वो वर्तमान में हमारे संविधान में है नहीं। आर्टिकल 31 मतलब हैं उनके अंदर कुछ क्लाउजेस हैं, है ना, बात करेंगे हम लोग लेकिन जब हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी में आएंगे वहां पर बात करेंगे आर्टिकल 31 की। ऐसे आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी है दैट इज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, है ना। तो आर्टिकल 31 के अंदर जो भी बात है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कहां पर, जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे वहां पर बात करेंगे। अभी आर्टिकल 31 को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 32 ये बात करता है किसकी? ये बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। यह फंडामेंटल राइट इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा।
कि अगर आपके बाकी सारे फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 15 है, 16 है, 14 है, 17 है, 18, 19 सब है, लेकिन मान लीजिए ये आर्टिकल 32 नहीं है, तो आपका जो फंडामेंटल राइट, बाकी का सारा जो फंडामेंटल राइट है ना, वो व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है सर, ऐसा क्या है आर्टिकल 32 में जो कि अगर ये नहीं है तो बाकी के फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं है? दोस्तों, आर्टिकल 32 ये आपको अधिकार देता है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय या सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं आप अपने मौलिक अधिकारों को वापस लेने के लिए। और उस संबंध में जब आपके हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं अपने मौलिक अधिकारों को वापस लेने के लिए, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा दोस्तों एक आदेश जारी किया जाता है, एक ऑर्डर जारी किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिट। क्या बोलते हैं? रिट कहते हैं, और हिंदी में भी उसे रिट ही कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं ये आपका आर्टिकल 32 को हटा दिया जाए संविधान से, जो कि पॉसिबल नहीं है, कभी भी आर्टिकल 32 को हमारे संविधान से नहीं हटाया जा सकता। कहेंगे सर ऐसा क्यों हो, क्यों ऐसा नहीं हटाया जा सकता? क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो आर्टिकल 32 है ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। यानी कि जो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है, ये हमारे संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है, और मूल संरचना को कभी भी हटाया नहीं जा सकता। मान लीजिए अगर आर्टिकल 32 को हटा दिया जाए, इन केस मान लेते हैं, तो बाकी के, या आर्टिकल 32 अगर हमारे संविधान में नहीं होता, तो बाकी के कोई फंडामेंटल राइट, बाकी के बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है कमल, अभी पढ़ेंगे, जस्ट थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार करिए। दोस्तों याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 32, तो आर्टिकल 32 अगर नहीं होता तो बाकी के आर्टिकल 15 का, 16 का, 17 का, 18, 19 किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता, आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप, है ना? तो बाकी के फंडामेंटल राइट का कोई मतलब रह जाता? कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए दोस्तों इस फंडामेंटल राइट के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, क्या कहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस आर्टिकल 32 के बारे में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में दो बातें कही। इसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पहली बात कही कि यह फंडामेंटल है सभी फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट, यानी सभी मूल अधिकारों का मूल है, सभी मूल अधिकार का मूल है, सभी मूल अधिकार का मूल है। और दूसरा इन्होंने कहा कि दिस इज हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यह हमारे संविधान की हृदय एवं आत्मा है, हमारे संविधान की, हमारे संविधान की हृदय एवं आत्मा, हृदय एवं क्या है? आत्मा है। ठीक है, पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं हम लोग। अमेंडमेंट कर सकते हैं आनंद, इसमें नया कुछ आपको जोड़ना है जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो चीजें हैं आप उसको हटा नहीं सकते। सस्पेंड कर सकते हैं इसको, अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो चीजें हैं उसको आप उसमें नया चीज जोड़ सकते हैं, इसमें जो चीज है आप उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, चलिए पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। अंबेडकर का स्पेलिंग देख लीजिए, अंबेडकर में, ठीक, ड्यूरिंग इमरजेंसी दैट कैन बी सस्पेंडेड, है ना? सस्पेंड किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता, है ना? हटा नहीं सकते, सस्पेंड कर सकते हैं, उस समय के लिए निलंबित कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है कमल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो इनटू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, पुनः फंडामेंटल राइट और जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ओके,
वहां पर बताएंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको वहां पर क्लियर हो। तब तक ना अपने पैशंस को थोड़ा होल्ड करके रखिए। ओके ना, याद रखिएगा, अगर आर्टिकल 32 क्या कहता है, अगर किसी पर्सन के, यहां पर किसी पर्सन मैंने लिखा है, किसी पर्सन लिखा है, इसका मतलब इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू सिटीजंस एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजंस, यानी कि नागरिकों को भी प्राप्त है और गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ओके, इट मींस अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो वह आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सीधे कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, तथा आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट जा सकता है, हाईकोर्ट जा सकता है। यानी इंग्लिश में आपको लिखना है, लिख लीजिएगा, इफ फंडामेंटल राइट ऑफ एनी पर्सन, if fundamental right of any person is violated, if fundamental right of any person is violated, then he can directly approach to Supreme Court under Article 32 and directly approach to High Court under Article 226. If fundamental right of any person is violated, then he can directly approach to Supreme Court under Article 32 and directly to High Court under Article 226. जब भी मान लेते हैं आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचते हैं, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं, किसके लिए? फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ता है? तो याद रखिएगा कि इस केस में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर्सन के फंडामेंटल राइट को वापस दिलाने के लिए, या वापस दिलाने के लिए जो आदेश जारी करती है, जो आदेश जारी करती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे रिट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? रिट, रिट कहते हैं। द ऑर्डर, इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, ऑर्डर इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ऑर्डर इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ एनी पर्सन, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड रिट, इज कॉल्ड रिट। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं हम लोग? गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन या प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। ये किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, है ना? ठीक है, क्लियर? नहीं शिवम, आर्टिकल 32 को किसी भी हाल में अगर ऐसा कोई संशोधन करके कहा जाए कि आर्टिकल 32 को खत्म कर सकती है, आर्टिकल 32 को अमेंड कर सकती है, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा शिवम जी। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 32 ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ओके, यहां तक लिख लिया सभी ने? ये बात अभी हमने डिस्कस करी थी। अब ये रिट क्या होता है, कहां से, मतलब कितने प्रकार का होता है, किस रिट में क्या क्या बातें होती है, ये सब हम लोग अभी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और कल की क्लास आज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कल वाली क्लास आपकी जो कल होगी, ठीक है, क्योंकि कल हम लोग फंडामेंटल राइट का लास्ट लेक्चर होगा, कल हम लोग इसे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। याद रखिएगा रिट, रिट का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमने कहां से लिया है? तो याद रखिएगा रिट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहां से लिया हमने? यूके यानी ब्रिटेन से,
है ना। कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया है इसको, ब्रिटेन। दोस्तों रेट कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। ये रेट क्या होता है? 5 प्रकार के, इसकी बात करेंगे। एक होता है दोस्तों हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस या इसको बोलता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है मैंडमस, मैंडमस या फिर इसे बोलता है परमादेश। तीसरा होता है दोस्तों कोवारंटो, कोवारंटो इसको बोलता है अधिकार परीक्षा। चौथा होता है दोस्तों प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। और पांचवा होता है सर्सियररी, सर्सियररी। ठीक है, पांचवा क्या होता है? सर्सियररी। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है इसका मतलब? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है दोस्तों क्या? परमादेश। तीसरा क्या है? अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। चौथा क्या है दोस्तों? प्रतिषेध। और पांचवा क्या है? पांचवा है उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। ये आपके 5 प्रकार के रेट जारी किए जाते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। 5 प्रकार के रेट जारी किए जाता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। पहले इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। हाँ जी, अब देखिए हाई कोर्ट भी रेट जारी कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी रेट जारी कर सकती है। हाई कोर्ट भी रेट जारी कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी रेट जारी कर सकती है। लेकिन याद रखिएगा यहां पर जब रिट की केस की बात करते हैं, रिट की बात करते हैं, तो जो हाई कोर्ट है ना वो ज्यादा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट से। किस मामले में? रिट के मामले में। ठीक है सर, ये कैसे? ये कुछ बात हजम नहीं हो रही है सर। सुप्रीम कोर्ट तो हमारे देश का सबसे सर बड़ा न्यायालय है और आप बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट से रिट को जारी करने के मामले में। बिल्कुल, अभी हम लोग समझते हैं कैसे, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग बात करते हैं, एक आर्टिकल है आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल है आर्टिकल 226। ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 32 के तहत कौन रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 226 के तहत कौन करता है? हाई कोर्ट, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, जब आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन, फंडामेंटल राइट के वायलेशन केस में रिट जारी कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट, सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट ओनली, सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। 3rd नंबर पे लिखा है को वारंटो रिस्क केस, को वारंटो अधिकार परीक्षा। याद रखिएगा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट याद रखिएगा, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ अन्य अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट, अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट, अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट के वायलेशन के केस में, अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट के वायलेशन के केस में रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, मौलिक अधिकार का वायलेशन हुआ, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। उस फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके राइट टू वोट का,
राइट टू वोट यानी कि आपके मतदान के अधिकार का, राइट टू गेट इलेक्टेड, चुने जाने के अधिकार का, या ऐसा कोई आपका लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार का। अगर अन्य लीगल राइट या अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन होता है तो क्या आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नो, you cannot directly approach to Supreme Court in case of violation of other legal or constitutional right. अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेंगे नो, हमारे पास ये पावर नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता हूं, फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में क्या कर सकता हूं, रिट जारी कर सकता हूं, अन्यथा मैं रिट जारी नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो हमारे पास आओ, मैं तुम्हारा रिट पिटिशन एक्सेप्ट करता हूं और मैं मतलब जो है रिट जारी करता हूं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है तो आप हमारे पास नहीं बल्कि कहां जाइए, हाईकोर्ट के पास जाइए। हाईकोर्ट जो है वो संवैधानिक और विधिक अधिकारों के मामले में रिट जारी करता है, वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है इस मामले में, वहां जाओ। आपको समझ में आया होगा कि क्यों हाईकोर्ट रिट जारी करने के मामले में क्यों ज्यादा पावरफुल है। दूसरा दोस्तों याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट रिट पिटिशन को, सुप्रीम कोर्ट रिट याचिका को, रिट पिटिशन को रिफ्यूज नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट रिट पिटिशन को खारिज नहीं कर सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज रिट पिटिशन, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज रिट पिटिशन, बट हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज, हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज रिट पिटिशन, यानी कि हाई कोर्ट जो है दोस्तों रिट याचिका को खारिज कर सकता है। ठीक है सर, बात समझ में नहीं आई, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आफ्ताब जस्ट वेट, है ना, 1 मिनट बस होल्ड करिए नहीं उसको। सुप्रीम कोर्ट में आप अगर हाई कोर्ट में जाते हैं, मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ और आप जाते हैं, आपके साथ अनटचेबिलिटी हुआ, छुआछूत हुआ, या फिर आपके साथ मान लीजिए डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन एनी ग्राउंड, ऑन मतलब जो 5 ग्राउंड, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16 में जो 7 ग्राउंड्स हैं उनके आधार पर आप हाईकोर्ट में जाते हैं। हाईकोर्ट कैन रिफ्यूज योर रिट पिटिशन, कहेगा जाओ मैं रिट जारी नहीं करता। कहेगा अरे मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है मालिक, आप कह रहे हैं रिट जारी नहीं करूंगा। सर मेरे फंडामेंटल राइट को कौन प्रोटेक्ट करेगा सर? आपसे पूछेगा हाई कोर्ट कि भाई यहां तुम किस आर्टिकल के तहत आए हो, यहां पर रिट मतलब हमारे पास कौन से आर्टिकल के तहत रिट फाइल करने आए हो? सर आर्टिकल 226 के तहत आए हैं। सर तुमको यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल 226 तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं है, आर्टिकल 32 तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मुझे मत सिखाओ इतना, है ना, मैं रिट जारी करूं नहीं, मेरा मन नहीं है कर रहे, मैं नहीं करूंगा क्योंकि आर्टिकल 226 तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन आप जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आर्टिकल 32 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट का आप अप्रोच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप रिट याचिका फाइल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिजेक्ट योर रिट पिटिशन। सुप्रीम कोर्ट आपके रिट याचिका को खारिज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है, हमारे फंडामेंटल राइट का संरक्षक है, हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। हाउ, जिसको प्रोटेक्शन दिया गया है वही कैसे, है ना, वही कैसे हमारे फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है, वायलेट कर सकता है। बात समझ में आया? तो आर्टिकल 32 जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट पिटिशन को मतलब खारिज नहीं कर सकता, जबकि हाई कोर्ट रिट पिटिशन को खारिज कर सकता है। आया आप तक कि सुप्रीम कोर्ट क्यों रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी क्यों रिट जारी कर सकता है? आया समझ में कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों पावर दिया गया, हाई कोर्ट को भी क्यों पावर दिया गया? हाई कोर्ट को इसलिए पावर दिया कि सब कोई मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट ना चला जाए, कि कुछ भी हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करेंगे, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ। भाई सुप्रीम कोर्ट में केस का बर्डन पहले से ज्यादा है, और बर्डन ज्यादा, पेंडेंसी और ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आगे भाई हाईकोर्ट तुम भी रिट जारी करो, लेकिन मान लीजिए कोई हाईकोर्ट बदमाश है ना, हम रिट जारी नहीं करेंगे, तब फिर आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, है ना? सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को बोल सकता है ना रिट जारी करने के लिए, कमल, अभी हम आगे बात करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को क्या बोल सकता है, जब हम मैंडेमस और जब हम लोग प्रोहिबिशन और सर्जरी की बात करेंगे वहां पर हम बात करेंगे इसके बारे में। नहीं, कोई केस नहीं कर सकते हैं श्रेया जी, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, है ना। अगर हाईकोर्ट रिट पिटिशन फाइल करना मतलब खारिज कर देती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सर्वोच्च न्यायालय जाइए, है ना। आप उसके खिलाफ ये नहीं कहेंगे हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, नो। आया समझ में? चलिए अब देखिए यहां पर जो पहला आपका रिट है ना, पहला जो आपका रिट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ रिट जिसका नाम है हाबियस कॉर्पस। हाबियस कॉर्पस, हाबियस कॉर्पस, हाबियस कॉर्पस, या जिसे हम कहते हैं क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी, यानी तुम्हारे पास शरीर है, तुम्हारे पास क्या है, शरीर है। इसे समझेंगे हम लोग पूरा डिटेल में। सॉरी दोस्तों, हाबियस कॉर्पस की जब बात करते हैं इसे किसके खिलाफ इशू किया जाता है, तो याद रखिए इट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर, अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर एंड इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल। Okay. Yeah, Mamta, I know. That's why I'm translating every line into English. Still, if you have any problem, then you can tell me. I can explain that point in English. If you have any issue, then you can tell. चलिए, हम लोग जब बात करते हैं कि जो हाबियस कॉर्पस रिट है ना, हाबियस कॉर्पस जो रिट है, ये इसका मतलब क्या है कि यू मे हैव द बॉडी या प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब आपके पास क्या है, शरीर है। और इससे दोस्तों याद रखिएगा, इससे सरकारी अधिकारी और जो निजी व्यक्ति है उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है। हिंदी में लिख लीजिएगा, इससे सरकारी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी तथा निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है, निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है, निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है। लेकिन सर व्हेन कब जारी करेंगे, के खिलाफ जारी किया जा सकता है सर, लेकिन व्हेन, सर इसको कब जारी करेंगे, तो याद रखिएगा, व्हेन एनी पर्सन इज इलीगली डिटेन्ड, व्हेन एनी पर्सन इज इलीगली डिटेन्ड, यानी जब किसी व्यक्ति को, हिंदी में लिख लीजिएगा, जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया जाता है, जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया जाता है तो उस केस में इस रिट को इशू किया जाता है, व्हेन एनी पर्सन इज इलीगली डिटेन्ड। जैसे सर एग्जाम्पल क्या है इसका, तो एग्जाम्पल अब हम समझते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना, क्लास खत्म करता हूं और क्लास खत्म होने के बाद मैं जैसे ऑफिस से निकलता हूं, नीचे अपने घर के लिए निकलता हूं, पुलिस बीच में रोकती है और मुझे मेरी गाड़ी से निकालती है और गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार कर लिया मुझे बिना कारण बताए। मैंने किसी भी क्राइम को अंजाम नहीं, कोई भी मैंने क्राइम नहीं किया, फिर भी तो हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे स्टूडेंट्स परेशान कि सर क्या कहते हैं, मतलब जाकर कि आप क्या करेंगे कि मतलब कंप्लेन करेंगे कि सर इनको गलत तरीके से डिटेन कर लिया गया है ना। आप जाएंगे पुलिस में, है ना, मतलब एफआईआर करेंगे, ये करेंगे, ठीक।
अगर वो नहीं करती है तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और कहेंगे सर 10% जो हमारे मिस्टर ज्ञान प्रकाश झा है इनको पुलिस ने गलत तरीके से सर डिटेन कर लिया, उन्होंने किसी लॉ को नहीं तोड़ा है। और फिर वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिसने कि हमें डिटेन किया है उसके खिलाफ रिट इशू करेगी कि प्रोड्यूस हिम बिफोर द कोर्ट। उसे क्या करो उसे क्या करो कि मतलब कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो, और जब उसे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा पूछा जाएगा कि तुमने किस कानून के तहत इसे क्या गिरफ्तार किया, इसने किस कानून का उल्लंघन किया। पुलिस वाला कहेगा कि नहीं, इन्होंने तो किसी कानून का उल्लंघन किया ही नहीं है। तो ऐसे उठा लिया कि हाँ ऐसे ही उठा लिया था सर इनको, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उनके खिलाफ क्या होगा, जो पब्लिक ऑफिसर जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन हो सकता है, वो एक्शन ले सकते हैं। ये तो मतलब कि अगर किसी पर्सन को पब्लिक ऑफिसर अगर इलीगली डिटेन करती है, गलत तरीके से डिटेन करती है, ठीक है। इसके ऊपर एक मूवी भी है, काफी अच्छी मूवी है, आप उसे देख सकते हो, है ना। क्या तो नाम है उस मूवी का, मेरे दिमाग से निकल रहा है। साउथ की मूवी है, काफी अच्छी मूवी है। रिट के कॉन्सेप्ट को समझना ना, समझिए उस मूवी को देखिए आप। एंड स्वरूप जी मैंने बताया है ना 30th मतलब जो मार्च एंड तक में आपका टॉपिक मतलब जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। जय भीम, यस, आप वो मूवी देखिए, काफी अच्छी मूवी है जय भीम। रिट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, यस। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल कि सर प्राइवेट इंडिविजुअल को कैसे जारी किया जाता है। समझिए, प्राइवेट इंडिविजुअल को कैसे जारी किया जाएगा सर। मान लेते हैं कोई लड़का है, सिमरन, सॉरी राज, और राज की कोई सिमरन है ना। राज और सिमरन एक दूसरे से काफी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, है ना, बेइंतहा क्या करते हैं, प्यार करते हैं। दे वॉन्ट टू गेट मैरिड, वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, बट उनके वो जानते हैं वो अलग डिफरेंट रिलीजन के हैं, डिफरेंट कास्ट के हैं। उनको पता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को इस बात को शेयर करेंगे वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे। वो प्लानिंग करते हैं, चलो हम चलते हैं इस दुनिया से दूर, एक अपनी अलग दुनिया बनाते हैं, है ना, अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। दोनों प्लानिंग करते हैं। अपने दोस्त को कहता है राज कि देखो भाई दोस्त, है ना, आज ना हम सिमरन के साथ निकलने वाले हैं, है ना, प्लीज टिकट वगैरह कर दो, है ना, प्लीज आ जाना स्टेशन पे रात में 12 बजे, लेकर चलेंगे सिमरन को अपने साथ एक अलग दुनिया में। ठीक है, दोस्त कहता है ठीक है मैं आता हूं। और वो दोस्त जो है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोस्त भी क्या है, सिमरन को अंदर ही अंदर पसंद करता है। दोस्त भी कहता है काश सिमरन मेरी हो जाती, कहां इसके चक्कर में सिमरन पड़ गई, मेरे दोस्त के चक्कर में। सिमरन को अंदर ही अंदर पसंद करता है, वो चाहता है सिमरन काश मेरी हो जाए, है ना। और वो क्या करता है, जो राज ने अपने दोस्त को सारा शेयर किया, हम इसको लेकर भागने वाले हैं, हमारा मदद कर देना, टिकट वगैरह कर देना, है ना। और वो दोस्त क्या करता है, सिमरन के पापा को बोलता है कि अंकल ये आपकी बेटी सिमरन राज के साथ भागने वाली है सर, है ना, प्लीज कुछ करिए। और सिमरन के पिताजी क्या करते हैं, उसको कमरे में बंद कर देते हैं। उसको सिमरन को क्या करते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं। जैसे पता चलता है राज स्टेशन पर बैठा इंतजार कर रहा है, सिमरन नहीं आती है। तो सिमरन राज को पता चलता है कि उसके पिताजी ने, वो दोस्त बताता है कि उसके पिताजी ने उसे घर में बंद कर रखा है। तो राज चला जाता है सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चला जाता है कौन, राज, और कहता है सर डियर सुप्रीम कोर्ट, हमारे फंडामेंटल राइट का सर वायलेशन हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों को वायलेशन हो रहा है सर, हमें अपनी इच्छा से जीने का अधिकार है सर, हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है सर, हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता है सर,
और सर हमारी सिमरन है, उसको उसके पिताजी ने इलीगली डिटेन कर रखा है कमरे में। सुप्रीम कोर्ट उसके पिताजी के खिलाफ, उसके पिताजी के अगेंस्ट रिट जारी करेगी। कौन सा? हाबियस कॉर्पस। और रिट जारी करके कहेगी प्रोड्यूस सिमरन बिफोर द कोर्ट, प्रोड्यूस सिमरन इन बॉडी। ऐसा नहीं कि सिमरन का फोटो लेकर नहीं आ जाना है। सर ये रहा सिमरन का फोटो, सर आ गई कोर्ट में, हर प्रोड्यूस है हर इन बॉडी, यानी कि उसको शरीर के साथ प्रोड्यूस करना है, ना कि फोटो नहीं लेकर आना है। ऐसा इंस्टा पर सर ये देखिए ना सिमरन का रील से सर, है ना, ये है सिमरन, क्या नहीं, प्रोड्यूस हर इन बॉडी, यानी उसे शरीर के साथ। सिमरन के पिताजी ताला खोलेंगे, सिमरन को लेकर आएंगे, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। कोर्ट के जज पूछेंगे बेटा सिमरन, क्या आपके पिताजी ने आपके साथ कोई जबरदस्ती करी, मतलब राज ने आपके साथ कोई जबरदस्ती करी है? क्या आप राज के साथ अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं? ठीक है, जी आपके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं करी है? नहीं, मैं सर अपनी होशो हवास में सर इसके साथ रहना चाहती हूं। ठीक, लेकिन कहता है कि सिमरन तुम्हारी एज कितनी है? सर मैं 16 की हूं, 16 वर्ष की हूं। सुप्रीम कोर्ट कहेगा यार सिमरन के पिताजी को ले जाओ भाई, ये तो बच्ची है ना, ले जाओ इसे। हाँ घर वगैरह में बंद मत करना, लेकिन हाँ इसे ले जाओ। लेकिन मान लीजिए अगर उसका एज पूछा जाता है, सिमरन व्हाट इज योर एज? सिमरन कहती है सर मैं 21 हूं, 22 हूं, है ना, 23 हूं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, जहां पर भी पिटिशन फाइल हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट कहेगी जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना, किसके साथ? राज के साथ। और उसके पिताजी को कि खबरदार अगर आपने इसे फिर से बंद किया, फिर से डिटेन किया तो, और पुलिस को भी आदेश देगी प्रोटेक्शन का कि इसे क्या करना है, आपने प्रोटेक्ट करना है। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी क्या किया जाता है, रिट को इश्यू किया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर? तो बाकी एक कॉन्सेप्ट और है यहां पर, हम लोग इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। और कल हम लोग बात करेंगे बाकी के और रेट्स के, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये कल बता देंगे। सुधीर, सुप्रीम कोर्ट जाने के क्या तरीके होता है? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होता है, उनसे आपको केस फाइल कराना होता है, बता देंगे कल आपको। ठीक है, चलिए तो मिलता है फिर आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।